राइबोसोम्स के बारे में, जिसमें हम देखेंगे राइबोसोम के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन के बारे में। जो कंपटीशन एग्जाम में जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बार बार अक्सर पूछे जाते हैं, तो इस कारण से हम राइबोसोम्स को कंप्लीटली डिटेल में करेंगे। आप लोग को पता होगा कि एसएपी एग्जाम का डेट जो 20 सितंबर को होने वाला था, अभी उसका डेट का कोई अता पता नहीं है और कभी भी हो सकता है आपका एग्जाम। लेकिन इतना याद रहे कि आपका जो भी क्वेश्चन आएगा बहुत ही डीपली आने वाला है, तो पूरा तरीके से हम इसे क्या है पीएमटी के जो लेवल से डीपली क्या है इसका तैयारी करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करेंगे, देखेंगे राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स की बात करें तो यह सभी जो कोशिकाओं में, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल रहे या प्रोकैरियोटिक सेल रहे, सभी कोशिकाओं में पाया जाता है। यह प्रोटीन तथा आरएनए के बना हुआ सेलुलर ऑर्गेनेली है। तो चलिए हम इसके देखेंगे, थोड़ा सा टर्म में जाएंगे। तो सबसे पहले इसे फर्स्ट आइसोलेट किया गया था क्लाउडे के द्वारा, ठीक है, क्लाउडे के द्वारा। कहाँ पास? साइटोप्लाज्म में, ठीक है, कोशिका के जो साइटोप्लाज्म में क्लाउडे के द्वारा राइबोसोम को आइसोलेट किया गया था। और क्लाइडो ने जो क्लाउडे ने इन्होंने कहा था इसे माइक्रोसोम नाम दिया था। क्या नाम दिया था जी? माइक्रोसोम नाम दिया था। क्लाउडे ने इसे क्या नाम दिया था? माइक्रोसोम बोला था। अब देखते हैं हम इसका फर्स्ट जो ऑब्जर्वेशंस का श्रेय जाता है रॉबिन्सन एंड ब्राउन को। तो रॉबिन्सन एंड ब्राउन्स ऑब्जर्वेड द पार्टिकल्स इन रूट सेल ऑफ विसियफ होवा। तो विसियफ हवा के जो रूट सेल है उसमें रॉबिन्सन एंड ब्राउन ने इसे सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। इसी जो विसियफ हवा के रूट सेल है इस पर क्या किया था इन्होंने? ऑब्जर्व किया था। अब आता है कि सबसे पहले इसे क्या बोलते थे? माइक्रोसोम कहा जाता था। कि अब आता है कि राइबोसोम्स। तो जो राइबोसोम टर्म दिया गया था पैलेटे के द्वारा, इसी कारण राइबोसोम को पैलेटेस पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। क्या? पैलेटेस पार्टिकल। इसके अलावा राइबोसोम्स को प्रोटीन फैक्ट्री भी कहा जाता है या प्रोटीन निर्माण करने वाले मशीनरी भी कहा जाता है, क्योंकि आपको पता होगा कि इसी राइबोसोम्स में ही क्या है प्रोटीन का निर्माण होता है। अब हम देखें तो यह राइबोसोम बात करें तो यह नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, यानी कि जो राइबोसोम्स है इस प्रकार जो राइबोसोम देखे हैं यह कोई भी प्रकार के मेम्ब्रेन से घिरा नहीं रहता है, यानी कि ये क्या है? नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। तो जैसे पूछ देगा कि विच ऑफ द सेलुलर ऑर्गेनेली आर द नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर करके, तो आपको याद रखना है कि राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर सेलुलर ऑर्गेनेली करके, क्योंकि यहाँ पर अक्सर पूछ देता है कि कौन सा ऑर्गेनेली में जो नॉन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है या सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली है या डबल मेम्ब्रेनस सेलुलर ऑर्गेनेली करके ये अक्सर पूछे जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि राइबोसोम्स कैसा है जी? नॉन मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। इसमें कोई प्रकार के जो मेम्ब्रेन नहीं पाया जाता है, इसमें कोई प्रकार के मेम्ब्रेन से ये नहीं घिरे होता है। इस बात को विशेष रूप से आपको याद रखना है। इसके अलावा देखेंगे कि फाउंड इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, ठीक है। तो ये सभी प्रकार के यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों प्रकार के कोशिकाओं में राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसमें थोड़ा सा अपवाद है, जैसे कि मैच्योर स्पर्म सेल और मेमेलियन आरबीसी में राइबोसोम्स नहीं पाया जाता है, ठीक है। किन में नहीं पाया जाता है? मैच्योर स्पर्म सेल और मेमेलियन आरबीसी में राइबोसोम्स नहीं पाया जाता है। इनको छोड़ करके समस्त जो सेल है, कोशिका है, चाहे वो यूकैरियोटिक कोशिका है या प्रोकैरियोटिक कोशिका है, सभी कोशिकाओं में राइबोसोम्स पाया जाता है। ये आल्सो फाउंड इनसाइड द सेलुलर ऑर्गेनेली, यानी कि यह जो सेलुलर ऑर्गेनेली है उनके अंदर में भी पाया जाता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम्स कहा जाता है माइटोराइबोसोम्स, ठीक है। आपको ये एक चीज और विशेष रूप से याद रखना है कि जो सेलुलर ऑर्गेनेली में पाया जाएगा राइबोसोम्स, ये आपका 70S प्रकार के राइबोसोम्स होगा। मैं आगे और चर्चा करूंगा। यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया में जो पाया जाएगा राइबोसोम्स वो 70S प्रकार का होगा।
जबकि क्लोरोप्लास्ट में भी राइबोसोम्स पाया जाएगा, और क्लोरोप्लास्ट में जो पाए जाने वाले राइबोसोम है इसे प्लास्टिडोराइबोसोम्स कहा जाता है, और यहाँ भी जो पाए जाने वाले राइबोसोम 70S प्रकार के होता है। अगर यहाँ पर पूछ देगा कि माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले राइबोसोम्स हैं करके, तो आपको याद रखना है, क्या नाम रखना है, माइटोराइबोसोम्स। और प्लास्टिड में पाया जाता है, जो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है राइबोसोम्स, उसे प्लास्टिडोराइबोसोम्स के नाम से भी जाना जाता है। तो इस चीज को आपको विशेष रूप से याद रखना है। इसके अलावा हम इसका साइज देखें राइबोसोम्स का, तो आपको मेन साइज इसका याद रखना है, 150 से 250 एंगस्ट्रॉम तक इसका साइज रहता है। ठीक है, कितना, 150 से 250 एंगस्ट्रॉम इसका राइबोसोम्स का साइज होता है। तो इसे भी क्या है, विशेष रूप से आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कि जो साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम्स रहेगा उसे फ्री राइबोसोम्स के नाम से जानते हैं। तो जितने भी मैं जो टर्म बता रहा हूँ, इस टर्म को आपको क्या है, फोकस करके पढ़ना है। साइटोप्लाज्म में पाए जाने वाले राइबोसोम को फ्री राइबोसोम्स, और अन्य जो मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं, जैसे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो इसे हम क्या बोलते हैं, बाउंड राइबोसोम्स के नाम से जानते हैं। जो मेम्ब्रेन बाउंडेड होते हैं, जो मेम्ब्रेन के ऊपर क्या आते हैं, बाउंड रहते हैं, मेम्ब्रेन से जो अटैच रहते हैं, मेम्ब्रेन से जो चिपके रहते हैं, ऐसे राइबोसोम को हम बाउंड राइबोसोम के नाम से जानते हैं। तो क्या क्या टर्म हो गए जी, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाले को माइटोराइबोसोम्स, प्लास्टिड में पाए जाने वाले राइबोसोम को प्लास्टिडोराइबोसोम्स, और साइटोप्लाज्म में जो फ्रीली रहेगा उससे फ्री राइबोसोम्स, और ER या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो अटैच रहेगा राइबोसोम उसे हम कहते हैं, क्या बोलेंगे, बाउंड राइबोसोम्स। तो इस प्रकार ये जो फैक्ट है इसे आपको याद रखना है। अब आते हैं हम इसका अल्ट्रा स्ट्रक्चर में। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो राइबोसोम्स दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है, एक लार्जर सब यूनिट और दूसरा स्मॉलर सब यूनिट। ठीक है, तो राइबोसोम्स हैव टू सब यूनिट, वन लार्जर एंड सेकंड स्मॉलर सब यूनिट। अब बात करते हैं कि जो लार्जर सब यूनिट है यह रहता है अटैच टू मेम्ब्रेन। लार्जर सब यूनिट देखिए ये क्या होता है, मेम्ब्रेन से अटैच रहता है, और ये मेम्ब्रेन में जो अटैच रहता है किसकी मदद से रहता है, राइबोफ्लोरिन नामक प्रोटीन की मदद से लार्ज सब यूनिट मेम्ब्रेन से अटैच रहता है। और ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो मेम्ब्रेन में जो ब्लू कलर से बनाया हूं, यह मेम्ब्रेन हो सकता है कि आपका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हो या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का रेटिकुलम जो मेम्ब्रेन हो। अगर हम दूसरा चीज देखें तो स्मॉलर सब यूनिट, स्मॉलर सब यूनिट ये क्या रहता है, फ्री रहता है। ठीक है, जो अगर पूछ देगा कि क्वेश्चन में पूछ देगा कि राइबोसोम का जो पोर्शंस है मेम्ब्रेन में अटैच रहता है, तो आपको याद रखना है कि लार्जर जो सब यूनिट है यही क्या है, मेम्ब्रेन में अटैच रहता है। कई बार पूछा है, बार बार इस प्रोटीन को पूछा है, तो आपको याद रखना है कि राइबोफ्लोरिन नामक प्रोटीन की मदद से राइबोसोम्स मेम्ब्रेन में अटैच रहता है। हम नेक्स्ट देखेंगे राइबोसोम के प्रकार। इसके टाइप को देखेंगे तो राइबोसोम मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S राइबोसोम और दूसरा होता है 80S राइबोसोम। अब देखें जो 70S राइबोसोम्स आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल। जो 70S राइबोसोम है ये क्या पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, और 80S राइबोसोम है यह यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है। तो इस बात को आपको याद रखना है, कहाँ कहाँ पाया जाता है, 70S प्रोकैरियोटिक सेल में और 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक सेल में। तथा अगर हम देखें तो 70S राइबोसोम सेलुलर ऑर्गेनेली जैसे क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया आदि में भी पाए जाते हैं। जैसे हम बताया था कि क्लोरोप्लास्ट में पाया जाएगा तो क्या, प्लास्टिडोराइबोसोम, और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाएगा तो माइटोराइबोसोम के नाम से जानेंगे। अब हम देखेंगे कि इस जो राइबोसोम है इनका दो सब यूनिट हम देखेंगे, एक होता है लार्ज सब यूनिट और दूसरा क्या है, स्मॉल सब यूनिट। ठीक है, तो इसमें का जो लार्ज सब यूनिट है यह होता है 50S का, 70S में का लार्ज सब यूनिट है ये क्या होता है 50S का, जबकि स्मॉल सब यूनिट होता है ये 30S का होता है। इसी तरीके से हम 80S राइबोसोम का देखेंगे तो लार्ज सब यूनिट 60S का होगा और स्मॉलर सब यूनिट 40S का होगा। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि S क्या है भाई, तो हम देखेंगे जो S है इसे बोलते हैं सेडिमेंटेशन कांस्टेंट,
यानी कि जो सेडिमेंटेशन जब हम करते हैं, सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो ये जितना में जो आता है वो क्या है, सेंट्रीफ्यूजन सेडिमेंटेशन जो कांस्टेंट है, या इसे और बोलते हैं श्वेडबर्ग कांस्टेंट के नाम से भी जानते हैं। तो ये आपको कई बार ये पूछ देता है कि जो राइबोसोम्स है कि एटीएस राइबोसोम है किसमें किसमें प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। तो ये आपको पूछ दे वहां पर रहेगा, तो एक क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया, बैक्टीरिया करके दे दी रहेगा, और एक ऑप्शन कोई भी यूकैरियोटिक कोशिका का जो नाम है उसको दे देंगे। तो वहां पर आपको क्या है चूज करके लेना रहेगा। इसके अलावा कई बार पूछ देता है कि किन में एटीएस राइबोसोम नहीं पाया जाता है, तो आपको याद रखना है जो सिमिलर जो ऑर्गेनेली है यहाँ पर एटीएस राइबोसोम नहीं पाया जाता है। भले ये जो ऑर्गेनेली है ये यूकैरियोटिक सेल में ही क्यों ना पाया जाता हो, लेकिन ये उनमें नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब हम देखें इसका केमिकल कंपोजिशन, तो इसमें ये मुख्यतः आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। किससे बने होते हैं जी? आरएनए और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इनमें जो आरएनए रहता है जिसे हम बोलते हैं आरआरएनए, और प्रोटीन रहता है उसे हम बोलते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन, ठीक है। तो हम मुख्यतः इसे क्या कर सकते हैं, जो राइबोसोम्स है यह राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन और आरआरएनए से मिल करके बने होते हैं। अब आते हैं हम इसका जो राइबोसोम्स का मुख्यतः देखेंगे कि आरआरएनए कितना और प्रोटीन कितना है ना। तो यहाँ पर देखेंगे तो 70S राइबोसोम है, तो 70S राइबोसोम में हम देखेंगे तो आरआरएनए मुख्यतः है यहाँ पर 60 से 65% आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा प्रोटीन है ये 35 से 40% तक इनमें प्रोटीन हो सकते हैं, ठीक है। तो ये रेशियो को आपको याद रखना है, आरआरएनए कितना 60 से 65%, जो प्रोटीन की अपेक्षा क्या है ज्यादा है, लगभग 1.5 गुना है, ठीक है। तो इस चीज को आपको याद रखना है, 60 से 65 आरआरएनए और 35 से 40% इनमें प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे तो जो आरआरएनए है इनमें 23S, 5S और 16S प्रकार के आरआरएनए पाए जाते हैं। जो अगर हम देखेंगे तो लार्ज सब यूनिट में 23S और 5S आरआरएनए ये लार्ज सब यूनिट में पाए जाते हैं। तो 50S है लार्ज सब यूनिट, इनमें क्या पाया जाता है 23S और 5S प्रकार के आरआरएनए पाया जाता है। जबकि हम देखेंगे स्मॉल सब यूनिट में 60S प्रकार के आरआरएनए पाया जाता है। ये इसको बार बार आपका जो नीट एग्जाम है वगैरह जितने भी जो एग्जाम है इनमें पूछे जाते हैं कि 70S राइबोसोम में कौन कौन से जो आरआरएनए पाया जाता है करके। तो ये जो आरआरएनए को आपको याद रखना है 23S, 5S और 60S प्रकार के आरआरएनए पाए जाते हैं इनमें। दूसरा चीज हम देखेंगे एटीएस राइबोसोम में, तो एटीएस राइबोसोम में यहाँ पर देखेंगे तो आरएनए रहता है 45% और प्रोटीन रहता है 55%, ठीक है। क्या रहता है? आरएनए रहता है 45% और प्रोटीन रहता है 55%। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा, जिसमें आरएनए आपको पाया जाता है 28S आरएनए, 5S आरएनए और 5.8 आरएनए, इसके अलावा 18S आरएनए। तो अब इसमें ध्यान देना है आपको, जो लार्ज सब यूनिट में 28S, 5S और 5.8S जो आरएनए है, 60S जो सब यूनिट है लार्ज सब यूनिट जो यूकैरियोटिक कोशिका में पाए जाने वाले राइबोसोम है, इनमें ये 3 प्रकार के 60S में 20S, 5S और 5.8S। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि जो 5S है यहाँ भी है और यहाँ भी पाया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो कॉम्बिनेशन जो बनता है इस चीज को ध्यान देना है कि 28, 5S और 5.8S ये क्या होता है लार्ज सब यूनिट में पाया जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे जो 18S आरएनए है ये स्मॉल सब यूनिट में पाया जाता है, ठीक है। तो इस चीज को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, ठीक है। हम नेक्स्ट देखेंगे राइबोसोम्स का जो सब यूनिट के बारे में। तो देखें सबसे पहले लार्जर सब यूनिट, तो लार्जर सब यूनिट बने होता है प्रोटूबरेंस, रिज और स्टॉक मिलके, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखें जो लार्जर सब यूनिट के जो पोर्शंस अगर हम देखें, ठीक है, तो पोर्शन देखेंगे क्या ए साइड, पी साइड और ई साइड, ठीक है। तो इसके बीच में देखिए जो केनाल जो दिख रही है टनल, इसमें क्या होता है प्रोटीन सिस्टम में राइबोसोम्स क्या करता है जो एमिनो एसिड इससे क्या होता है इनका बहाव होता है। अब हम यहाँ पर देखें तो जो ए साइड को हम क्या बोलते हैं इम्यूनो एसाइल साइट या एक्सेप्टर साइट। यहाँ पर क्या होता है जो इम्यूनो एसिड ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस इधर से क्या होता है इम्यूनो एसिड क्या होता है बाइंड होने लगता है, एक्सेप्ट होता है, ठीक है।
इसके अलावा जो पी साइड है, पी साइड को हम बोलते हैं पेप्टाइडल डोमाइन। ठीक, यहाँ पर जो पेप्टाइड है जुड़ने लगता है, जो विभिन्न जो इम्यूनो एसिड है, जैसे हम इस प्रकार का देखते हैं, तो यहाँ पर से क्या होता है, ए साइड से आपका जितने भी जो इम्यूनो एसिड है इस ए साइड से क्या होता है आकर के एक से बाइंड होने लगता है, और जो पेप्टाइडल साइड में क्या पेप्टाइड का फॉर्म करने लगता है और इस साइड से इधर से बाहर निकलता है। ठीक है, तो इस साइड को हम क्या बोलते हैं, एग्जिट बोलेंगे, और ए साइड को एग्जिट साइड यहाँ से, यानी कि जो हमारा पेप्टाइड जो बन के निकलेगा एमिनो एसिड से, ठीक है, जो प्रोटीन बन के निकलेगा पेप्टाइडल, तो ये क्या होता है बाहर निकलता है। ठीक है, और यहाँ पर असेंबली होता है। ठीक है, और यहाँ से एक्सेप्ट होता है। हम देखेंगे स्मॉलर सब यूनिट, तो स्मॉलर सब यूनिट में यहाँ पर हम देखेंगे तो ये इसमें क्या क्या आपको देखेंगे, प्लेटफॉर्म, हेड, बेस और क्लेप्टा। ठीक है, इसमें देखेंगे तो संरचना इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर छोटा सा जो आपको वो दिखेगा, तो ये जो स्ट्रक्चर क्या रहता है, यहाँ पर जो mRNA बाइंडिंग साइट है, यहीं पर क्या होता है mRNA बाइंड करता है। ठीक है, mRNA बाइंड करता है, तो उसी mRNA में क्या होता है, इसमें ट्रांसलेशन करता है, क्योंकि ये आपको क्या होता है, जो ट्रांसक्रिप्शन के बाद में जो mRNA रहता है वह इसी साइट में क्या होता है बाइंड होता है, तब जाकर के mRNA का क्या होता है, राइबोसोम ट्रांसलेशन करता है और विभिन्न प्रकार के एमिनो एसिड से अलग अलग प्रकार के प्रोटीन का निर्माण करता है। अब देखेंगे इसमें कि जो हम इसका थोड़ा सा असेंबली देखेंगे, और असेंबली करके क्या बनाता है, डाइमर बनाता है। ठीक है, तो राइबोसोम का जो सब यूनिट है ये किस प्रकार से असेंबली होता है उसकी अगर हम बात करें तो देखिए, तो एटीएस और एटीएस जो सब यूनिट है, ठीक है, दो प्रकार के एटीएस सब यूनिट है, ये बनाता है 120S का डाइमर का फॉर्म करता है। कितना, 120S टाइप का डाइमर का फॉर्म करता है। इसके अलावा जो 70S और 70S प्रकार के जो राइबोसोम है ये 100S टाइप का डाइमर का फॉर्म करता है। अब हम देखेंगे थोड़ा सा असेंबली को थोड़ा डिटेल में देखेंगे, तो राइबोसोम के असेंबली में हम देखेंगे तो 68 और 40S जो सब यूनिट है, ये दो सब यूनिट है, इसके बाइंड करने के लिए, असेंबली होने के लिए मैग्नीशियम आयन की जरूरत पड़ती है। तो मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन अगर देखा जाए तो 0.001 जो मोल का है मैग्नीशियम आयन की कंसंट्रेशन होना चाहिए, और ये कंसंट्रेशन अगर कम होता है तो ये जो सब यूनिट है ये अलग हो जाता है। ठीक है, तो इसे बाइंड होने के लिए ये कंसंट्रेशन क्या है, जरूरी होता है। इसी कंसंट्रेशन को अगर हम 10 टाइम इंक्रीज कर दिया जाए, अगर 10 टाइम बढ़ा दिया जाए, तो यहाँ पर जो राइबोसोम्स है ये दो राइबोसोम बाइंड करके डाइमर का फॉर्म करता है। ठीक है, दो राइबोसोम्स, अगर ये जो कंसंट्रेशन है 0.001 m की कंसंट्रेशन है, इसे आप 10 टाइम बढ़ा देंगे तो क्या बन जाएगा, डाइमर का फॉर्म करेगा। ठीक है, जैसे कि इस प्रकार का डाइमर का, जैसे 120S डाइमर, ये जो डाइमर है ये क्या है 120S। अगर यहाँ पर जो प्रोकैरियोटिक का रहेगा तो क्या है 100S का डाइमर बनेगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तो राइबोसोम को कंबाइन कर देंगे mRNA से। जब ये कंबाइन होता है mRNA से कंबाइन होता है तो बहुत सारे राइबोसोम्स क्या इस प्रकार से स्ट्रक्चर का फॉर्म करता है, और इसी स्ट्रक्चर को पॉलीराइबोसोम या पॉलीजोम या इर्गोसोम के नाम से जाना जाता है। तो इस चीज को आपको विशेष रूप से याद रखना है। कई बार ये जो राइबोसोम असेंबली का ये जो कंसंट्रेशन को पूछा है कि कितना कंसंट्रेशन में ये क्या होता है, असेंबल होता है, तो इसको याद रखना है कि कितना 60 और 40S राइबोसोम असेंबल होगा तो 0.001 m का कंसंट्रेशन चाहिए, और दो राइबोसोम असेंबल होगा अगर 10 टाइम इंक्रीज होगा ये जो कंसंट्रेशन है, तब जाकर के क्या बनेगा, डाइमर का फॉर्म होगा। ठीक है, तो इस चीज को विशेष रूप से आपको क्या है याद रखना है। इसके अलावा कभी कभी पूछ सकता है कि एमिनो एसिड राइबोसोम के कौन साइड में क्या होता है आकर के बाइंड होते जाता है, तो आपको याद रखना है कि राइबोसोम्स को जो ए साइट है ये क्या एक्सेप्टिंग जो साइट है राइबोसोम का, ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, और ये क्या हो यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के जो एमिनो एसिड है ये जुड़ करके पेप्टाइड का निर्माण करता है, जो पेप्टाइडल पी साइट पेप्टाइडल डोमाइन में। तो इस चीज को आपको याद रखना है, पूछ देता है बार बार। इसके अलावा एक चीज और बताया था मैं, जो mRNA जो बाइंडिंग साइट है ये स्मॉल सब यूनिट पाता है, तो इसको भी विशेष रूप से आपको याद रखना है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है
आपको बार बार से ये पूछा जाता है और ये एकदम जो सब चीजें हैं आपका कोर सार है उसको निकाल करके मैं बताता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसे कर सकते हैं। और हम नेक्स्ट देखेंगे फंक्शन ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम के फंक्शन में मुख्यतः आप लोगों को पता होगा राइबोसोम का जो फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस होता है, ठीक है। वो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, जिसे हम देखेंगे थोड़ा डिटेल में देखेंगे। इट असेंबल्स टू एमिनो एसिड टू फॉर्म प्रोटीन दैट आर इसेंशियल टू कैरी आउट द सेलुलर फंक्शन। ये क्या करता है, जो एमिनो एसिड्स को असेंबल्स का जोड़ करके क्या बनाता है जी, यह बनाता है प्रोटीन का फॉर्म करता है जो सेलुलर फंक्शन को, जो इसेंशियल, जो आवश्यक, जो कोशिकीय जो फंक्शन को क्या करता है, हम नेक्स्ट देखेंगे फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। तो फर्स्ट फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स, हम राइबोसोम के कार्य देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट फंक्शन, इट असेंबल टू एमिनो एसिड टू फॉर्म प्रोटीन दैट आर इसेंशियल टू कैरी आउट सेलुलर फंक्शन। यानी कि ये क्या करता है, जो एमिनो एसिड को असेंबल करके प्रोटीन का निर्माण करता है जो सेलुलर फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि जो सेलुलर फंक्शन को कैरी करता है, जो सेलुलर फंक्शन को रिस्पॉन्सिबल करता है। दूसरा चीज है द डीएनए प्रोड्यूस एमआरएनए बाय द प्रोसेस ऑफ डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। जो डीएनए ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा क्या बनाता है, एमआरएनए का निर्माण होता है। और इसी एमआरएनए का हम क्या देखेंगे, क्या होता है जी, ट्रांसलेशन होता है। यहाँ पर जो ट्रांसक्रिप्शन जो प्रोसेस से एमआरएनए बनता है, क्योंकि देखिए जो जितने भी इंफॉर्मेशन रहता है वो सब कहाँ रहता है, डीएनए में रहता है। डीएनए से क्या बनता है, एमआरएनए बनता है, ठीक है। तो यहाँ तीसरा देखेंगे द एमआरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस एंड ट्रांसपोर्टेड टू द साइटोप्लाज्म फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक है। तो डीएनए के जो न्यूक्लियस के अंदर में, यानी कि अगर हम देखेंगे कोशिका के जो न्यूक्लियस से क्या होगा, एमआरएनए बन के निकलेगा, क्योंकि यहाँ पर जो डीएनए है, डीएनए का क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है। तो डीएनए से आपका जो डीएनए है, इस डीएनए से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो क्या बनेगा, एमआरएनए बनेगा, ठीक है। और ये जो एमआरएनए है ये क्या होता है, जो साइटोप्लाज्म में जैसे ही आता है, ठीक है। तो देखिए द राइबोसोमल सब यूनिट in the cytoplasm are bound around the mRNA polymers that tRNA they synthesize in protein। यानी कि अब देखिए जो mRNA है, mRNA राइबोसोम्स के इस स्मॉलर सब यूनिट में बाइंड करता है, ठीक है। राइबोसोम्स यहाँ पर इस स्मॉलर सब यूनिट में आपका क्या होता है, बाइंड करता है आपका, ठीक है। तो इस यहाँ mRNA में जो भी इंफॉर्मेशन रहता है, ठीक है, जो ट्रिपलेट जो कोडान्स रहता है, तो जो टीआरएनए आपका आता है यहाँ पास, आपका जो टीआरएनए है, ठीक है। तो टीआरएनए आपका क्या करता है, यहाँ पर जो एमिनो एसिड को ला करके यहाँ पर क्या करता है, बाइंड करता है, ठीक। विभिन्न प्रकार के जो एमिनो एसिड को फिर ये क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे द प्रोटीन सिंथेसाइज इन द साइटोप्लाज्म itself, the protein synthesized by the bound ribosomes are transported outside of cell। जो प्रोटीन का सिंथेसिस होता है वह राइबोसोम्स में जो बाउंड जो आरएनए से, तो वही आरएनए क्या होता है, जो सेल के जो बाहर का है ट्रांसपोर्ट कर देता है। यानी कि कुल मिलाकर के आपको बस इतना जानना है कि जितने भी इसेंशियल जो एमिनो एसिड है वह एमिनो एसिड के क्या बनाता है, जो प्रोटीन का निर्माण करता है, और वही जो प्रोटीन का जो सिंथेसिस करता है, जो हमारे सेलुलर फंक्शन के लिए क्या है, आवश्यक होता है। जो और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन कहते हैं। याद रखिएगा यहाँ पर जो प्रोसेस हो रहा है इसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेशन बोलते हैं, ठीक है। और ट्रांसलेशन की जो प्रक्रिया है इसे हम कोई और क्लास में पढ़ेंगे डिटेल में। फिलहाल अभी जो क्लासेस है यहाँ पर हम राइबोसोम के जो मेन जो फंक्शन है उसे हम यहाँ पर कंसीडर किए। साथियों आपको क्लासेस पसंद आता है, आपको लगता है वैल्यूबल लगता है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों तक शेयर करें, ताकि आपके लिए ज़्यादा वैल्यूबल वीडियो मैं लेकर के आ सकूँ, है ना। अभी क्या है, कुछ दिनों से थोड़ा से क्लासेस ब्रेक था, अब क्या यहाँ पर क्लासेस हो सके कंटिन्यू हो, और उसके लिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्या है क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें। हमारे जितने भी जो नए व्यूअर हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें,
और ताकि हम नया नया क्या है वैल्यूबल वीडियो आप लोग के लिए करके आ सकें। आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू।